स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। कोड देख सकते हो 801 डीडी कोड, और यह पेपर आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। कोड बस याद कीजिए आप। देख पा रहे हो 2025 का वायरल पेपर है और पूर्णांक देखिए 70, और आज ही मैं 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना। और मेरे प्यारों इस वीडियो को वहां पे शेयर कीजिए जो कि 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो, क्लास 10th में हो। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरे प्यारों गारंटी लेता हूं कि अगर इस पेपर को पूरा का पूरा आप अगर हल कर लेते हो मेरे प्यारों, तो 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा इस पेपर को सॉल्व करके घर चले आओगे। इस बात की गारंटी है मेरा। पूरा सोल्यूशन बताया हूं, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं। बस ध्यान से आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, सारे प्रश्नों को तैयार करना है। निर्देश देखिए, निर्देश नीचे दिया गया निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निर्देश में बोला है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, और 3 घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे। यह है पहला निर्देश। दूसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ तथा दूसरा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। तीसरा देखिए निर्देश यह बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और इनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा? ओएमआर शीट मिलेगी अलग से, वहां पे रखना होगा। किस पेन का यूज करेंगे आप? तो नीले पेन का यूज कर सकते हैं या काले पेन का यूज कर सकते हैं। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ये जो जेल वाली पेन होता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो। इसके बाद है आगे चौथा निर्देश क्या है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे क्या है, पांचवा निर्देश क्या है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ के प्रश्नों को जो हल करोगे जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 घंटे का समय दिया है। 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कर डालोगे, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर बताने वाला हूं। बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। लास्ट निर्देश मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ये था निर्देश। निर्देश पढ़ के मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। देखिए पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आया है खंड अ, और खंड अ में मेरे प्यारों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि झूठा सच किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपका उपन्यास विधा की रचना। ये प्रश्न याद भी होगा आप लोगों को, बहुत बार पढ़ा चुका हूं इस प्रश्न को। ठीक है, कि झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं। यह प्रश्न भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो अनंत आकाश के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वो है आपके जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिया हुआ, इन चारों में से कोई ना कोई एक कथन सही है, और ये प्रश्न 1 नंबर के लिए है। तो 4 कथन में कोई ना कोई एक कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें डी वाला कथन सही है, क्योंकि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश भारती जी है। तो डी वाला ऑप्शन, तीसरे का डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पंचाग दर्शन के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर पहला है मथुरा नाथ शुक्ल जी। मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है कि सारंगधर रचनाकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सारंगधर रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है ऑप्शन बी। कौन? हमीर रासो जी। कौन है? हमीर रासो जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6।
देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। तो वह है मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, श्रृंगार और प्रेम वेदना जो है छायावाद युग की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां कही है, विशेषता कही है, दोनों चीज एक ही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वां। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 7वां कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, साकेत किस युग की रचना है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो साकेत किस युग की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। वह है आपकी द्विवेदी युग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, द्विवेदी युग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। तो वह है आपके एकांकी विधा की। एकांकी मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकांकी विधा की रचना है। तो 9 का डी। आगे है प्रश्न नंबर 10वां। देखिए क्या है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिहारी किस युग के कवि हैं। तो रीतिकाल युग के कवि हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11वां। देखिए क्या है, कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा बीएसए शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कोहू बहु बाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है एक नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें अगर रस की अगर हम बात करें तो हास्य रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हास्य रस का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, इसमें अलंकार पूछा है, किस अलंकार का प्रयोग इसमें है। तो इसमें अलंकार जो है मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13वां। देखिए रोला किस प्रकार का छंद है। एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो रोला किस प्रकार का छंद है मेरे प्यारे बच्चों। तो सममात्रिक छंद होता है ये। ठीक है, सममात्रिक छंद। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, निर्जन, इसको तोड़ूंगा तो निर्धर जनरल में तोड़ेगा, निर्धन रजन में तोड़ेगा। तो नी जो है आगे जुड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए उपसर्ग कहलाएगा। तो नी मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 15वां। धनुष का परिवाची शब्द है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो धनुष का परिवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। तो वो है आपका कोदंड। धनुष का परिवाची शब्द क्या होता है, कोदंड ही होता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो भलाई जो लास्ट में जुड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में क्या जुड़ा है, ई। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। और प्रश्न नंबर 17वां है, कह रहा है कि यहाँ पे षड दर्शन में कौन सा समास है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो षड दर्शन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए कि अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया और इस वाक्य का वाच्य लिखना है। ठीक है, कि किस प्रकार का वाच्य है। तो वह है कृतवाच्य। क्या है, कृतवाच्य है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19वां है कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं। एक नंबर के लिए प्रश्न है। दिल्ली के नीचे देखिए अंडरलाइन किया गया है। बताना कि दिल्ली है क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो सबको मालूम है कि दिल्ली जो है, ठीक है, तो दिल्ली जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि तस्मे शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो मेरे प्यारे बच्चों तस्मे शब्द में विभक्ति वचन कौन सा इसमें दिया गया है तस्मे में। तो तस्मे की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है,
तस्में जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो खंड अ तो समाप्त हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका खंड ब, और खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न, और 50 नंबर का होता है वर्णनात्मक प्रश्न। कितने नंबर का? 50 नंबर का। चलिए इसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यह दिया है यहाँ पे। तो प्रश्न 21वां यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, प्रश्न 21वां है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 21वां गद्यांश आ गया, और गद्यांश 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि 6 नंबर इसलिए क्योंकि इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होता है, और 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। और इसमें ऑप्शन 2 होता है, एक क है, क वाला नहीं आता है तो अथवा करके ख वाला दिया है। तो पहले क वाला देखिए क्या है। क वाला है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र, विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपा लोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी कि अन्योन्यंत्रों मां यह जना पुरिय पास्ते। ठीक है, यह है। तो यहां तक दिया गया है, यह मेरे प्यारो जो आपका गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए। तीसरा है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था 2 नंबर। तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते, आपको भारी लग रहा है याद करने में, तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है खवला, इसको याद करके जाइए, इसको करके आइएगा एग्जाम में, कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का, यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे, भाई बुद्ध को लौटने को आया था, पर जिस भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है, उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। यह है मेरे प्यारे बच्चों, इनको याद करके जाइए। इनके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए। और उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है 2 नंबर के लिए। तो 6 नंबर दिया जाएगा। या तो क करेंगे तब भी 6 नंबर दिया जाएगा, ख करेंगे तब भी 6 नंबर। अब जो आसान लगेगा वही याद करके जाइएगा, वही एग्जाम में करके आइएगा। क्लियर है प्रश्न नंबर 21। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया, और 6 नंबर के लिए पद्यांश आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलता है। इसमें भी आपका क वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला भी दिया हुआ है। अब आपका मन क वाला कर तो या ख वाला। पहले क वाला देखिए क्या है। क वाला है कि धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी, बाजती पीरी क छोटी, बा छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह आपका पद्यांश, और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न देखिए। पहला है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर दिया जाएगा। तीसरा कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है 2 नंबर इसमें दिया जाएगा। तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपका मन अगर नहीं याद कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके नीचे आपको खवाला दिया है। खवाला है कि नहीं चाहिए बुधवैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। देखिए उसी के नीचे भी लाइन है, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। ठीक है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। और तीसरा कि भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है 2 नंबर। अब आपका मन का वाला कीजिए या इसको कर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 23वां। प्रश्न नंबर 23वां क्या है उसको ध्यान में देखिए। प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह है संस्कृत का गद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है।
ठीक है, इसमें भी आपको दो ऑप्शन है, एक क वाला है, ठीक है, क वाला कहां तक मैं दिखाता हूं, देखिए यहां तक है, यहां तक क वाला है, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसका 5 नंबर मिलेगा आपको। यह नहीं कर पाएंगे आप तो नीचे आइए, अथवा करके खौला दिया है, यहां से यहां तक है, ठीक है। अभी इसके नीचे और है, मैं दिखाता हूं, यहीं तक नहीं है, अभी इधर भी दिया है, पहले आप इसको देख लो। देखिए यहां तक, उसी के नीचे अभी लाइन है, यहां तक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसका कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक कीजिए, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24वां क्या है। प्रश्न नंबर 24वां है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का, अभी हमने गद्यांश देखा, ये संस्कृत का पद्यांश आ गया, और संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। इसमें भी आपको देखिए कवला दिया है, कवला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे खवला दिया है, तो क ख में दोनों दिखा देता हूं। अब आपका मन, दोनों में से किसी का भी याद करके जाइए और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करके आइए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 24 वाला प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब खंड काव्य आ गया, खंड काव्य आपके एग्जाम में देखिए 3 नंबर के लिए आता है, और खंड काव्य जो है वो जिला वाइज आता है। आपके जिला में जो पूछा जाता है वही खंड काव्य आपको करना होगा, कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आपके ऊपर मेरे प्यार जो डिपेंड करता है, आप उसको ध्यान से देख के ही याद करके जाइएगा, दूसरा कर दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, देखिए मुक्ति दूत, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में मुक्ति दूत पूछा जाता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे ज्योति जवाहर, फिर ज्योति जवाहर के बाद देखिए ग वाला मेवाड़ मुकुट है, मेवाड़ मुकुट के बाद देखिए अग्र पूजा दिया हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए जय सुभाष दिया गया है। इसके बाद देखिए मातृभूमि दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्ण दिया गया है। कर्ण के बाद देखिए करमवीर दिया गया है। करमवीर के बाद देखिए यहाँ पे तुमुल दिया गया है। इतने सारे हैं, अब आप समझ सकते हो, लेकिन आपके जो जिला में पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करना है, अगर 3 नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 26 का क। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आ गया, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे और 2 नंबर जो है रचना पे मिलता है, तो रचना लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आप लोगों को। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय जी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 3 लोगों में से किसी एक लोगों का ही जीवन परिचय लिखना है, रचना सहित 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिनको अब तक जीवन परिचय ना याद हो, सारे विद्यार्थियों को जीवन परिचय याद है, आराम से लिख के आइए। 5 नंबर यहाँ से ले जाइए लेखक का। लेखक का हो गया तो नीचे कवि का भी दिया, देखिए 26 का ख कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और 5 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह है कवि का जीवन परिचय, और कवि का जीवन परिचय में 3 ऑप्शन आपके पास है, महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। अब इन तीनों लोगों में से किसी एक लोगों का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। अब आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इनमें से किनका लिखते हैं। ठीक है, तो 3 दिया है, तीनों में से कोई ना कोई एक लिख दीजिएगा, लेकिन रचना जरूर लिखिएगा अगर 2 नंबर आपको चाहिए तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 26 भी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मेरे प्यारे बच्चों श्लोक लिखना है। अभी हमने आपको पीछे जो है संस्कृत का पद्यांश देखा है, तो संस्कृत के पद्यांश को ही हम लोग श्लोक बोलते हैं। ये नहीं कि वही उठाकर यहाँ पे लिख दें, उनको उठा के लिख दोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, आपको कोई दूसरा याद करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा, अर्थात 1 नंबर भी आपको मिलने वाला नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वही उठा के लिख देते हैं, तो भाई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। प्रश्न नंबर 28वां मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर आपको दिला जाएगा। अब संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ पे आपके पास 4 प्रश्न है, यह है पहला प्रश्न, यह है दूसरा प्रश्न, यह है तीसरा, यह है चौथा। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों में से किसी 2 ही प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। आप देख लीजिएगा इसका हल, और जो आसान लगेगा ना उसको याद करके जाइएगा, वही एग्जाम में लिख के आइएगा, और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 28 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध लिखने के लिए आ गया, और निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर के लिए आता है। और निबंध की रहेगी बात यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। तीसरा है छात्र और अनुशासन। और चौथा है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तो 4 यहाँ पे निबंध दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, चारों में से किसी एक निबंध पे आपको लिखना है। और निबंध में याद रहे कि एग्जामिनर 2 ही हेडिंग चेक करता है। पहली हेडिंग प्रस्तावना बिल्कुल सही सही होना चाहिए। प्रस्तावना या कहीं कहीं उसको भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तावना या भूमिका जो हेडिंग है वो बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ होना चाहिए एकदम आपका। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार। 2 हेडिंग एग्जामिनर किसी कीमत पे निबंध में चेक करेगा ही करेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको चेक करेगा तभी नंबर आपको देगा। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बीच में हेडिंग बना के आप लिख सकते हो, लेकिन ये 2 हेडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए 30वां प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है कि शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। जो फीस होता है, तो फीस की माफी के लिए, कि पूरी फीस माफ करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक आवेदन पत्र कैसे आप लिखोगे। 4 नंबर आपको मिलेगा। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कि अगर छात्रवृत्ति आपको नहीं मिली है तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो दोनों बता दिए, दोनों में से जो भी करोगे 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा मेरे प्यार से। ये पेपर हो गया मेरे प्यार से बिल्कुल समाप्त। क्या है, 801 डीडी। अगर 70 में 70 नंबर चाहिए तो इस पेपर को आज ही आपको तैयार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।